नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे यूपी विधानसभा चुनाव में। अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस में महिलाओं की शक्ति को दबाया जाता है। राहुल गांधी आज महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कई बयान दिए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। राहुल गांधी का बयान जरा हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने। गांधी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी सही। मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी को खुद हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, इसके बावजूद वो ऐसे बयान देते रहते हैं। मैंने सोच पाता राहुल जी को लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा माता, ये माता काहे के लिए मशहूर है ये भी पता होगा। राहुल गांधी तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं, उनको हिंदी के बारे में और देश के बारे में कोई बहुत ज्ञान नहीं है। जो पेड़ न पहचान पाया कि जौ की बाली कौन सी और गेहूं की बाली कौन सी। और लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट ने आज पूर्वांचल के मऊ जिले में भी एटीएस कमांड सेंटर बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मऊ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का गढ़ है। देवबंद के बाद मऊ में एटीएस कमांड सेंटर बनाने का फैसला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस कमांड सेंटर बनाने का फैसला किया गया है मऊ में। आपको बता दें कि मऊ गढ़ है माफिया मुख्तार अंसारी का। अनुभव जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, बिल्कुल देवबंद और मऊ में पहले ऐलान किया था कि वहाँ पर एटीएस का सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पर केंद्र होगा। और आज कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए वहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगी, इसके अलावा जो और भी स्टाफ के लिए वहाँ पर बिल्डिंग बननी है, उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। यानी अब पूरी तरह से रास्ता साफ है कि जल्द वहाँ पर जो एटीएस का कमांड सेंटर है वो बनना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए अलग अलग जगहों पर जो जमीन थी मऊ सदर तहसील की, उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, क्योंकि ये दूसरे विभाग की जमीन थी, उस भूमि को आवंटित करना था। उस भूमि के आवंटन को आज ये मंजूरी दी है। और मऊ, देखिए सभी जानते हैं कि मऊ अंसारी बंधुओं का गढ़ है, मुख्तार अंसारी का गढ़ है। और ऐसे में जब उसको अप्रूवल दिया गया था, उसके बाद भी तमाम सारे सवाल उठे थे लोगों ने, अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी उस पर सवाल उठाए थे। पर ये जरूर है कि सरकार का फैसला बिल्कुल साफ था। और आज इसीलिए जब कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में 3 प्रस्ताव लाए गए, तो ये भी प्रस्ताव लाया गया कि किस तरीके से वहाँ पर जो सारा काम होना है, बैरक बननी है, कमांडो बैरक बननी है, फील्ड इकाई का भवन बनना है, इन सारी चीजों के लिए आज अपनी मंजूरी दी है कैबिनेट ने। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आज यूपी की 100 सीटों के लिए पार्टी के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूपी की 100 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी प्रभारियों के नामों का ऐलान किया। संजय सिंह ने बताया कि 100 सीटों के लिए जिन लोगों को प्रभारी नियुक्त किया गया है, वही चेहरे उस विधानसभा सीट के संभावित उम्मीदवार भी होंगे। आम आदमी पार्टी ने हर सीट के लिए अपने चुनावी प्रभारियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें यूपी के जातीय समीकरण का भी बखूबी ध्यान रखा गया है।
इनमें सबसे ज्यादा 35 चेहरे पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 16 और ब्राह्मण समाज के 20 लोगों को जगह मिली है, जबकि मुस्लिम वर्ग से 5 लोगों को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 24 सीटों पर सामान्य या अन्य वर्ग के लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया है। अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बाराबंकी जा रहे हैं। यहां जैतपुर और नवाबगंज में सीएम का कार्यक्रम होगा। यहां मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर हरक और जीआईसी ऑडिटोरियम में उनके आगमन की तैयारियां चल रही हैं। सीएम हेलीकॉप्टर से इन दोनों जगह पर पहुंचेंगे, जिसके लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इस दौरान एबीपी संवाददाता ने इसका जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और वो यहाँ आप देखिए मेरे पीछे मंच तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं, ये सुनने वाली बात होगी। फिलहाल उनकी तैयारी को लेके बाराबंकी प्रशासन पूरी तरह से जो है आप देखिए मुस्तैद लगा हुआ। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए और लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार जो है संबंधित विभागों को निर्देश कर रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तमाम तरह के जो है बिंदु बनाए गए हैं। बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में फिलहाल काफ़ी भीड़ जुटने वाली है, ऐसा लोगों को कहना है। क्या कुछ मुख्यमंत्री अपने संबोधन में लोगों को कहेंगे, ये बड़ी बात होगी। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। और कौशाम्बी में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की प्रदेश सरकारों में गुंडों का राज था, लेकिन योगी सरकार में एनकाउंटर से गुंडाराज पर लगाम लगाई गई है। कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया, उससे प्रदेश पूरे देश में मिसाल बनकर उभरा और WHO ने यूपी की सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने मायावती के प्रदेश की कानून व्यवस्था और खराब सड़कों को लेकर किए गए ट्वीट पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हमेशा सिर्फ और सिर्फ चंदा वसूलने पर रहा है और खुद की तिजोरी भरी, इसीलिए गुंडों को समर्थन दिया और समर्थन लिया और प्रदेश को जाति मजहबों के नाम पर बांटने का काम किया। वो सरकार में रहती हैं तो उनका एक ही मकसद, और सरकार में आज नहीं है तो भी एक ही मकसद। गांव का कोई बच्चा, बसपा का कोई छोटा सा कार्यकर्ता, उससे भी पूछोगे तो बहन जी चाहती कि 1 लाख रुपए वो चंदा देते। 100 करोड़ से लेकर के 1 लाख रुपए तक और 10,000 रुपए तक भी चंदा लेने का और अपनी तिजोरी भरने का काम किया। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। ये कौशाम्बी और सहारनपुर में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की तस्वीरें सामने आई, हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह शामिल हुए। दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी शामिल हुए। यहां उन्होंने योगी सरकार के कामों का बखान किया। जब वो सरकार में रहती हैं तो उनका एक ही मकसद, और सरकार में आज नहीं है तो भी एक ही मकसद। गांव का कोई बच्चा, बसपा का कोई छोटा सा कार्यकर्ता। इधर आपको बता दें कि बागपत के बड़ौत में भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ, जिसमें कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने भाजपा की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि भाजपा की हर वर्ग के लोगों के विकास की बात सोचती है। सपा पर निशाना साधते हुए प्रदीप चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष आज की तारीख में घूम रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित करने का काम किया जा रहा है।
प्रत्येक विधानसभा पर इस प्रकार के आयोजनों का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के निमित्त आज बड़ौद विधानसभा जनपद बागपत की है। मेरा कार्यक्रम आज इसी में लगा था। इस कार्यक्रम में आकर के मुझे प्रबुद्ध जनों से वार्तालाप करनी थी और अपने विषय यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए गए विषय, किए गए कामों को बताना। मिशन 2022 को फतह करने के लिए सपा पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए कहीं सामाजिक न्याय यात्रा सम्मेलन तो कहीं जनादेश यात्रा निकाली जा रही है। ये सपा के दो अलग अलग यात्राओं की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि पीलीभीत में भी सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप सामाजिक न्याय यात्रा सम्मेलन में शामिल हुए। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पीलीभीत और जौनपुर की। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा लेकर जौनपुर पहुंचे। नहीं तो बुलडोजर वाली सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर माननीय योगी जी महाराज इतने बड़े माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि माफियाओं की टॉप 10 सूची जारी क्यों नहीं कर देते कि माफिया है कौन, 10 की सूची में माफिया है कौन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं कहा और कहा कि जो भी उनके मोर्चे में आएगा उसका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जनता भगवान मानती है और वो गरीबों के मसीहा हैं। राजभर ने यह भी कहा कि मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा जा सकता है लेकिन उन्हें सजा नहीं। देखिए, मेरी निगाह में जो मायावती ने कहा है वो सच है। आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं। मऊ में चलिए, 5 बार से विधायक वोट देती है जनता, तब न चुना जाता है। अगर वो माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते? 5 बार से एमएलए हैं। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। वो तो ठीक है, मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा के जेल जा सकते हैं, सजा तो नहीं मिली। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी दम भर सकती है। गोरखपुर में पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा मिलेगा क्योंकि जो वोट बसपा को मिलते हैं उसे पार्टी अपने खाते में ले आएगी। इसके लिए आरपीआई 26 सितंबर से यूपी में जन जागृति और जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन कल्याण यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की मांग की है। जिस तरह हमने बोला कि भाई एक गाँव 500 मकानों का है और वहाँ मतलब 80% लोगों के पास ज़मीन होती है, 80-85%। 10-15% लोगों के पास अगर ज़मीन नहीं है तो उनको 5 जगह ज़मीन कैसी दे सकते हैं? इसका प्लान सरकार ने करना चाहिए। तो मैंने पहले भी बोला कि सरकारी जो वेकेंट लैंड होती है वो भी दी जा सकती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ग्रेटर नोएडा दौरे पर आए, जहां सहारनपुर के बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बसपा छोड़कर आज समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल रहे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें भाजपा को हराना है, चाहे इसके लिए बसपा से गठबंधन ही क्यों ना करना पड़े। इस दौरान उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम पर करने की मांग भी की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को रोकने के लिए अगर किसी गठबंधन करना पड़ा, लेकिन आप समझते हैं कि उनको तो सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए क्योंकि दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने लंबे समय तक उनको वोट दिए। उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उससे तो जनता नाराज हुई है। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता अब उनका क्या होने वाला है तो वो जाने। हमारा प्रयास ये है कि हम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करें और उनको ताकत दें कि वो इस आंदोलन को मजबूत करके सत्ता में भागे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे मैनपुरी की, जहां नवोदय विद्यालय की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई है और डीजीपी मुकुल गोयल को कोर्ट में तलब किया गया है।
प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिए जाने और मामले में लापरवाही बरतने वाले मैनपुरी एसपी अजय शंकर राय के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल और मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम के प्रमुख आईजी कानपुर रेंज को कल कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं, जिसमें डीजीपी को कल ये बताना होगा कि आदेश होने के बाद भी अभी तक मैनपुरी एसपी को जबरन रिटायरमेंट क्यों नहीं दिया गया। कल की सुनवाई में उन्होंने क्षुब्ध होकर के न्यायालय ने कि कोई सहयोग नहीं है, कोई उचित उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को स्वयं उपस्थित होने के लिए आज 10 बजे निर्देश जारी किए और यह कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा को कि आप उनसे यह पूछिए कि क्यों नहीं अभी तक उचित कार्रवाई हुई। तो उसका जवाब देने के लिए उन्हें कल तक प्रयागराज में रहना है न्यायालय के आदेश। दिल्ली और यूपी से आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में अलर्ट है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां सभी एंट्री पॉइंट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। राम जन्मभूमि जाने वाली सड़क पर भी सघन चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि पकड़े गए आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। अलर्टनेस जो है हमेशा रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। जो भी चेकिंग है वो निरंतर हो रही है और इसके अलावा जो भी यहाँ सादे वस्त्रों में और जो भी एएस चेक टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर पूरी अलर्टनेस है। दिल्ली और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद महाराजगंज पुलिस भी अलर्ट हो गई है और भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही सीमा पर सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसियों ने भी निगरानी शुरू कर दी है। इसके अलावा जिले की नेपाल सीमा से जुड़ी सभी पुलिस चौकियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ पगडंडियों पर भी नजर रखी जा रही है। कोरोना की वजह से नेपाल और भारत की सीमाएं सील हैं, लेकिन मेडिकल कंडीशन और अन्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए दोनों देशों के बीच सीमाएं खोली जाती हैं। इनकम टैक्स की नजर अब फिल्म अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों पर है, जिसको लेकर आईटी की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स के रडार पर सोनू सूद के साथ ही उनके करीबी भी हैं। अब सभी की कंपनियों का टीम सर्वे कर रही है, जिसको लेकर लखनऊ की विभूति खंड में मौजूद रियल एस्टेट कंपनी एप्को इंफ्राटेक के ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। टीम ने ऑफिस के रजिस्टर और कंप्यूटर को खंगाला। आपको बता दें कि सोनू सूद हाल ही में दिल्ली सरकार के स्कूली बच्चों से संबंधित कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली सरकार से जुड़ने के कारण ही सोनू सूद के खिलाफ आईटी सर्वे शुरू करवाया गया है। अभिनेता सोनू सूद की कंपनियों का सर्वे कर रही इनकम टैक्स की टीम यहां लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में पहुंची और हम इस समय एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो एक रियल एस्टेट कंपनी है उसके ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। यहां अंदर इनकम टैक्स की टीम सुबह आई थी और करीब 8 घंटे से यहां पर अंदर सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। ये कंपनी अनिल सिंह की है। बताया जा रहा है कि अनिल सिंह जो रियल एस्टेट कंपनी संचालक हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी कंपनी काफ़ी बड़ा काम करती है, वो सोनू सूद के सहयोगी हैं, करीबी हैं, इसलिए उनकी कंपनी में भी यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि सोनू सूद के आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद ये सर्वे हो रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी तल्ख है और सियासत भी गर्म हो गई है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। रेलवे की लापरवाही से प्रतापगढ़ के एक परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं। यहां की रहने वाली सवारी बेगम की मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को ताबूत में बंद कर रेलवे से प्रतापगढ़ लाया जाना था, लेकिन लापरवाही की वजह से शव सहित ताबूत रास्ते में गिर गया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ताबूत की तलाश मुंबई से लेकर प्रयागराज तक की गई। करीब 16 घंटे की खोजबीन के बाद ताबूत मध्य प्रदेश के मैहर जिले में रेलवे ट्रैक के किनारे ही झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद परिवार और रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन लापरवाही के बावजूद भी रेलवे अधिकारी मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। कैंसर से पीड़ित उनको दवा के लिए मुंबई ले जाया गया था जी, जिनकी मृत्यु जो है 12 तारीख को हो गई थी जी। वहाँ से गाड़ी जो है 12 तारीख को मुंबई से कुरला से जी काबू की गई
जी। और बॉडी जो है रिसीव करना था इलाहाबाद छुट्टी में जी। इलाहाबाद छुट्टी में रिसीव करना था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे स्टेशन पे, लोग वहाँ पहुँचे, गार्ड रूम में बताया गया था कि इंजन के ठीक पीछे जो गार्ड रूम है उसी में आपकी बॉडी रखी गई, वहाँ से फोटो भी भेजी गई। जी। लेकिन जब हम लोग मौके पर पहुँचे तो दोनों गेट खुला था, ताबूत सहित बॉडी नहीं।